हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि आज हम लोग अपनी इंडियन हिस्ट्री मतलब कि भारतीय इतिहास के आज टॉपिक हम पढ़ रहे हैं मौर्य साम्राज्य। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट ल्यूशियन बुक कवर करेंगे, जिसमें कि महत्वपूर्ण पूछे गए प्रश्न को हम डिस्कस करते हैं रोज़ इस वीडियो में। दोस्तों, हमारी इससे पहले 4 क्लास हो गई हैं ल्यूशियन जीके की। तो दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और हिस्ट्री पोर्शन में देखिए, उसमें चारों क्लास आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट ल्यूशियन बुक कवर करेंगे, जो कि हमारे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण आए हुए प्रश्न को हम डिस्कस करते हैं और महत्वपूर्ण यह क्लास है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को ज़रूर करिए और वीडियो देखने के बाद आप क्लास को लाइक, शेयर और अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करिए। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आज के अपने टॉपिक मौर्य साम्राज्य को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये है हमारी ल्यूशियन की बुक, जिसको हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। और दोस्तों, इस बुक को हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे। हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी और जितने पोर्शन है सबको डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमारे साथ वीडियो में बस बने रहिए और हम इस ल्यूशियन बुक के एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से और पूरे ऑप्शंस को डिस्कस करते हुए समझते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल में आपको कंप्लीट ल्यूशियन बुक और भी मतलब कि जो आए गए प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर के, वो सभी कराए जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल पे ज़रूर विज़िट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह वीडियो के लिए। चलिए दोस्तों, हम लोग आज के अपने टॉपिक मौर्य साम्राज्य को शुरू करते हैं। नंबर पहला प्रश्न है हमारा, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है भट्ट स्वामी, ऑप्शन नंबर बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन नंबर सी राजशेखर या फिर ऑप्शन नंबर डी विशाखदत्त। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा जो बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी विष्णुगुप्त हमारे चाणक्य का दूसरा नाम था। तो दोस्तों, अब हम लोग अपने अगले प्रश्न में हम चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा दूसरा है, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? ऑप्शन नंबर ए कालिदास का माल विकास मित्र, ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य का अस्त्रशास्त्र, ऑप्शन नंबर सी वात्स्यायन का कामसूत्र या फिर ऑप्शन नंबर डी तिरुवल्लुर का त्रिवरकुरल। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह है कौटिल्य के अस्त्रशास्त्र की हम तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? ऑप्शन नंबर ए अशोक, ऑप्शन नंबर सी अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर सी कनिष्क या फिर ऑप्शन नंबर डी सिमुक। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा अशोक ने अपने बड़े भाई, जिसका नाम सुसीम था, इसकी हत्या कर दी थी राज सिंहासन के लिए। अगले प्रश्न में अब चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर हमारा फोर्थ है। इसमें पूछा गया कि निम्न में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिससे वह उसको सबसे प्रभावित किया था? ऑप्शन नंबर ए चंडालिका, ऑप्शन नंबर बी चारुलता, ऑप्शन नंबर सी गौतमी या फिर ऑप्शन नंबर डी कारुआकी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी कारुआकी। अगले प्रश्न में आप चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 5 है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? ऑप्शन नंबर ए अर्धमागधी, ऑप्शन नंबर बी है शौरसेनी, ऑप्शन नंबर सी मगधी या फिर ऑप्शन नंबर डी अंगनिका। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह है अर्धमागधी का प्रयोग अशोक ने किया है अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता के माध्यम से। प्रश्न नंबर 6 है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? ऑप्शन नंबर ए स्वर्णगिरी, ऑप्शन नंबर बी तक्षशिला, ऑप्शन नंबर सी उज्जैन या फिर ऑप्शन नंबर डी वैशाली। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी तक्षशिला भेजा था बिंदुसार ने अशोक को अपने विद्रोहियों को कुचलने के लिए। अगले प्रश्न में अपने अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? ऑप्शन नंबर ए अशोक, ऑप्शन नंबर बी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी गौतम बुद्ध या फिर ऑप्शन नंबर डी महावीर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था। अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर हमारा 8 है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए मौर्य, ऑप्शन नंबर बी गुप्त, ऑप्शन नंबर सी कुषाण या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी कण्व। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश हमारा इन सभी वंशों में से सबसे प्राचीन वंश माना जाता है। प्रश्न नंबर हमारा 9 है, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी अशोक या फिर ऑप्शन नंबर डी अजातशत्रु। तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य
का सेनापति था हमारे कौटिल्य चाणक्य, या फिर इनका एक और नाम है जिसको हम लोग विष्णुगुप्त भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? ऑप्शन नंबर ए जुजिम, ऑप्शन नंबर बी बौद्ध, ऑप्शन नंबर सी हिंदू, या फिर ऑप्शन नंबर डी जैन। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध धर्म को कलिंग युद्ध के बाद अशोक महान ने स्वीकार कर लिया था। और जो ये बौद्ध धर्म की इसने प्रेरणा ली थी वह अपने भतीजे निग्रोध से ली थी, और साथ ही साथ में जो इसने दीक्षा ली थी बौद्ध धर्म की वह उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से ग्रहण की थी अशोक ने। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? ऑप्शन नंबर है शुद्धोधन, ऑप्शन नंबर बी उमागुप्त, ऑप्शन नंबर सी चाणक्य, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी है शूद्रक। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल से सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर हमारा सी, चाणक्य ने मदद की थी चंद्रगुप्त के शासन को विस्तार करने के लिए। अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर हमारा 12 है, रांची किस किला व मूर्ति कला का निरूपण है? ऑप्शन नंबर ए जैन, ऑप्शन नंबर बी बौद्ध, ऑप्शन नंबर सी मुस्लिम, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी ईसाई। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर हमारा बी बौद्ध, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सांची हमारा बौद्ध कला व मूर्ति कला के लिए फेमस है। प्रश्न नंबर 13 है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त, या फिर ऑप्शन नंबर डी बिंदुसार। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था, और इन्होंने श्रवणबेलगोला कर्नाटक में संलेखना विधि को अपना के अपने प्राण त्यागे थे। प्रश्न नंबर 14 है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए बिंदुसार, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी अशोक, या फिर ऑप्शन नंबर डी बिंबिसार। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर हमारा 15 है, इसमें यह पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए है पर्ण, ऑप्शन नंबर बी तौल, ऑप्शन नंबर सी कांकड़ी, या फिर ऑप्शन नंबर डी दिनार। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर्ण। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी है हमारा अशोक, ऑप्शन नंबर सी है बिंदुसार। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु, क्योंकि यह हमारा हर्यक वंश या पितृहंता वंश का ही एक शासक है। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन नंबर ए कुणाल, ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार, ऑप्शन नंबर सी राहुल, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुणाल, यह अशोक का उत्तराधिकारी था। प्रश्न नंबर 18 है हमारा, मुद्र राक्षस का लेखक कौन था? ऑप्शन नंबर ए अशोक, ऑप्शन नंबर बी है विशाखदत्त, ऑप्शन नंबर सी कालिदास, या फिर ऑप्शन नंबर डी भास। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मुद्र राक्षस का लेखक जो थे उनका नाम विशाखदत्त था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्र राक्षस की विषय वस्तु क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय के में राज दरबार की दुर्गम संधियों के बारे में इसका वर्णन किया गया था। प्रश्न नंबर हमारा अगला है, प्रश्न नंबर 20 है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार विजय किए थे? ऑप्शन नंबर ए हर्ष, ऑप्शन नंबर बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर सी विक्रमादित्य, या फिर ऑप्शन नंबर डी मौर्य साम्राज्य, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न नंबर 21 है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? ऑप्शन नंबर ए है अशोक, ऑप्शन नंबर बी अकबर, ऑप्शन नंबर सी रणजीत सिंह, या फिर ऑप्शन नंबर डी शिवाजी। दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा इन तीनों त्रिविधि के आधार पर मौर्य राजवंश की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर हमारा 22 है, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? ऑप्शन नंबर ए गिरनार, ऑप्शन नंबर बी है हमारा गांधार, ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र, या फिर ऑप्शन नंबर डी टोपरा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा
वह हमारा पाटलिपुत्र, जो कि इनकी राजधानी थी मौर्यों की, वहाँ पर एक भी अशोक के शिलालेख नहीं मिले हैं। प्रश्न नंबर हमारा 23 है। इसमें यह पूछा गया है कि अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। ऑप्शन नंबर ए अशोक का, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त का, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, या फिर ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त का। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य का। प्रश्न नंबर 24 है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ऑप्शन नंबर ए मौर्य, ऑप्शन नंबर बी सुंग, ऑप्शन नंबर सी गुप्त, या फिर ऑप्शन नंबर डी कुषाण। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सुंग वंश ने नंद वंश के इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह है सुंग वंश के नंद वंश के पश्चात मौर्य वंश ने शासन किया था। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 25 है। मौर्य कला में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ऑप्शन नंबर ए वैशाली, ऑप्शन नंबर बी नालंदा, ऑप्शन नंबर सी तक्षशिला, या फिर ऑप्शन नंबर डी उज्जैन। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी तक्षशिला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है हमारा। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी पुराण, या फिर ऑप्शन नंबर डी इंडिका। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था, जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 है। जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है ऑप्शन नंबर ए भास, ऑप्शन नंबर बी शूद्रक, ऑप्शन नंबर सी विशाखदत्त, या फिर ऑप्शन नंबर डी अश्वघोष। दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विशाखदत्त। प्रश्न नंबर 28 है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है ऑप्शन नंबर ए दिव्यवदान, ऑप्शन नंबर बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर सी इंडिका, या फिर ऑप्शन नंबर डी अशोक के शिलालेख। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया, और इंडिका बुक हमारी मेगास्थनीज की है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29 है अब हमारा। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी प्राकृत, ऑप्शन नंबर सी पाली, या फिर ऑप्शन नंबर डी हिंदी। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी प्राकृत भाषा का अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर 30 है। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन नंबर ए अशोक, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिंदुसार, या फिर ऑप्शन नंबर डी कुणाल। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वह हमारा ऑप्शन नंबर इसमें बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर 30 है। इसमें यह पूछा गया कि मेगास्थनीज ने 4 समाज की कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी हमारा 5, ऑप्शन नंबर सी 6, या फिर ऑप्शन नंबर डी 7। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर डी 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। प्रश्न नंबर हमारा 32 है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था? ऑप्शन नंबर ए आर्थिक जीवन, ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक नीतियाँ, ऑप्शन नंबर सी धार्मिक जीवन, या फिर ऑप्शन नंबर डी सामाजिक जीवन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक नीतियों का कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसमें पहलू डाला गया था। प्रश्न नंबर 32 है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका, या फिर ऑप्शन नंबर डी कलिंग। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। प्रश्न नंबर 34 है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी अशोक महान, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, या फिर ऑप्शन नंबर डी कनिष्क। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। प्रश्न नंबर 35 है हमारा। इसमें यह पूछा गया है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्य बना था। ऑप्शन नंबर ए ईंटों का, ऑप्शन नंबर बी पत्थर का, ऑप्शन नंबर सी लकड़ी का, या फिर ऑप्शन नंबर डी मिट्टी का। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिट्टी का बना था पाटलिपुत्र में हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जी का महल। अगले प्रश्न में अब चलते हैं। प्रश्न नंबर 36 है। बराबर की गुफाएं का उपयोग किस
किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया था? ऑप्शन नंबर ए आजीविकों, ऑप्शन नंबर बी थारुओं, ऑप्शन नंबर सी जैनों ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी तांत्रिकों ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए आजीविकों ने बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया था। प्रश्न नंबर 37 है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? ऑप्शन नंबर ए कलिंग अभिलेख, ऑप्शन नंबर बी है अशोक का गिरनार अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी रुद्रदामन का अभिलेख, या फिर रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, या फिर ऑप्शन नंबर डी अशोक का शोपरा अभिलेख। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 38 है, केवल वह स्तंभ जिसने अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? ऑप्शन नंबर ए माशकी का लघु स्तंभ, ऑप्शन नंबर बी रुम्मनदेही स्तंभ, ऑप्शन नंबर सी क्वीन स्तंभ, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर इसमें डी भब्रू स्तंभ। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा इसमें 39 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करते हैं। सूची 1 और सूची 2 मतलब कि एक तरफ राजाओं के नाम है और दूसरी तरफ उनकी उपाधियां हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग मैच करते हैं। चंद्रगुप्त को हम लोग सैंड्रोकोट्स कहते थे, अशोक का नाम प्रियदर्शी था, चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त और बिंदुसार का नाम अमित्रघात था। तो दोस्तों ए का 2 है हमारा और बी का 3 है और इसका सी का 1 और डी का 4 मतलब 2 3 1 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है बिल्कुल सही उत्तर होगा, 2 3 1 4 बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आप चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 40 है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर ए कनिष्क द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हर्ष द्वारा, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त द्वारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 41 है, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है? ऑप्शन नंबर ए देवप्रयाग में, ऑप्शन नंबर बी कालसी में, ऑप्शन नंबर सी केदारनाथ में, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऋषिकेश में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए कालसी में। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख भी स्थित है। प्रश्न नंबर हमारा 42 है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? ऑप्शन नंबर ए अशोक, ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी खरगोन। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अशोक ने सांची का स्तूप जो कि हमारा एमपी राज्य में स्थित है दोस्तों अशोक ने बनवाया था। प्रश्न नंबर 43 है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए जॉन टावर, ऑप्शन नंबर बी हैरी स्मिथ, ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स मेटकॉफ, या फिर ऑप्शन नंबर डी जेम्स प्रिंसेप। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जेम्स प्रिंसेप अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 44 है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? ऑप्शन नंबर ए शिलालेख 1, ऑप्शन नंबर शिलालेख 2, ऑप्शन नंबर सी शिलालेख 12, या फिर ऑप्शन नंबर डी शिलालेख 13। दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा कि शिलालेख 13 में कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन है। दोस्तों ये हमारा जो शिलालेख 13 है यह सबसे लंबा शिलालेख है अशोक के 14 शिलालेखों में से। प्रश्न नंबर हमारा 45 है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? ऑप्शन नंबर ए अशोक, ऑप्शन नंबर बी हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर ऑप्शन नंबर डी हेमू। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जो हमारे प्रसिद्ध राजदूत थे मेगास्थनीज ये हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और इन्हीं की बुक है इंडिका। प्रश्न नंबर 46 है हमारा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा वह 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, या फिर ऑप्शन नंबर डी बिंदुसार। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अशोक एक ऐसा राजा था जो प्रायः अपनी जनता के संपर्क में रहता था हमेशा। प्रश्न नंबर 48 है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध को जीतने के बाद क्या किया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है भारी रक्तचाप देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। मतलब भेरी घोष नीति की जगह धम्म घोष की नीति इसने अपना ली थी अशोक ने।
प्रश्न नंबर 49 है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? ऑप्शन नंबर ए प्राकृत व ब्राह्मणी, ऑप्शन नंबर बी संस्कृत व ब्राह्मणी, ऑप्शन नंबर सी है हमारा पाली व ब्राह्मणी, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, अशोक के जो अधिकतर शिलालेख हैं वो हमारे प्राकृत और ब्राह्मणी लिपि में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल या निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण साहित्य, ऑप्शन नंबर बी जैन साहित्य, ऑप्शन नंबर सी मुद्रा राक्षस, या फिर ऑप्शन नंबर डी बौद्ध ग्रंथ। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी मुद्रा राक्षस ग्रंथ, जो कि विशाख दत्त जी का है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल या फिर निम्न कुल का कहा गया है इनको। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न हमारा 51 है, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। तो दोस्तों इसका हम डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं, जिसमें कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। केवल 1 और 3 और 4, मतलब कि इन्होंने संस्कृति, कला व साहित्य का विकास किया था और प्रांतीय विभाजन का विकास किया था। और ऑप्शन नंबर 4 हिंदू कुश तक साम्राज्य को विकास इनका किया था, लेकिन सोने के सिक्के चंद्रगुप्त ने नहीं चलवाए थे। प्रश्न नंबर हमारा 52 है, कथन हमें बताना है। तो दोस्तों कथन ये है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण इसका कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय व समुद्री मार्गों में से को नियंत्रित करता था। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए, कि ए और आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या करता है, मतलब कि जो आर है वह ए के बारे में बिल्कुल सही बताता है। प्रश्न नंबर हमारा 53 है, अशोक के जो शिलालेख मतलब रॉक एडिक्ट हैं संगम राज्य के बारे में बताते हैं, उनमें शामिल है। दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरा व 13वां हमारे जो शिलालेख मतलब रॉक एडिक्ट हैं वो संगम राज्य के बारे में बताते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 54 है, कथन ए है, अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समता अधिक महत्वपूर्ण थी। कारण इसका आर है, उसने धर्म संवर्धन के लिए पर समता के विचारों का प्रसार किया। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वह भी ऑप्शन नंबर एकदम ए सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर हमारा 55 है, निम्नलिखित किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन नंबर ए कालसी, ऑप्शन नंबर बी रुमनदेई, ऑप्शन नंबर सी विशिष्ट कलिंग राज्यादेश, या फिर ऑप्शन नंबर डी मास्की। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह है मास्की अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है। और जो दोस्तों ये रुमनदेई अभिलेख है यह अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। प्रश्न नंबर 56 है, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रसर स्तंभ के बारे में गलत है? ऑप्शन नंबर ए इन पर बढ़िया पॉलिश है, ऑप्शन नंबर बी ये अखंड है, ऑप्शन नंबर सी स्तंभों का सैफ्ट शुंडाकार है, ऑप्शन नंबर डी ये स्थापत्य रचना के भाग हैं। तो दोस्तों हमारा जो प्रश्न नंबर 56 है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। प्रश्न नंबर हमारा 57 है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? ऑप्शन नंबर ए अशोक, ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त, या फिर ऑप्शन नंबर डी दशरथ। दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा अशोक ने श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है उसकी स्थापना की थी। प्रश्न नंबर हमारा 58 है, इसमें हमें बताना है कि प्रांत और उसकी राजधानी हमें बतानी है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं। उत्तरापथ इसकी जो राजधानी थी वह तक्षशिला थी, दक्षिणापथ इसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी, अवंती राष्ट्र इसकी राजधानी उज्जैनी थी, और प्राची मतलब पूर्वी प्रदेश में जो पड़ता था इसकी राजधानी पाटलिपुत्र में थी। मतलब कि 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 59 है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर बी मुद्रा राक्षस, ऑप्शन नंबर सी अष्टाध्यायी, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी बृहत कथा मंजरी। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थशास्त्र में आर्यों के लिए शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60 है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? ऑप्शन नंबर ए नागार्जुन, ऑप्शन नंबर बी निग्रोध, ऑप्शन नंबर सी उपगुप्त, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से
अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? तो ऑप्शन नंबर ए मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रैम्बो, ऑप्शन नंबर सी प्लूटार्क या फिर ऑप्शन नंबर डी एरियन। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था। प्रश्न नंबर 62 है, मौर्य काल में एग्रोनोमोई किसे कहा जाता था? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमोई कहा जाता था मौर्य काल में। प्रश्न नंबर 63 है, मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए गूढ़ पुरुष, ऑप्शन नंबर बी गुप्तचर, ऑप्शन नंबर सी संस्था एवं संचार या फिर ऑप्शन नंबर डी खोजी। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए गूढ़ पुरुष कहा जाता था गुप्तचरों को मौर्य काल में। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 64 है, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने मौर्य सम्राट अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी तिष्य ने की थी। प्रश्न नंबर 65 है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर बी परिस्पष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म जो अपनाया था उसके बारे में उल्लेख मिलता है। प्रश्न नंबर 66 है हमारा, किस महीने से मौर्यों का राजकीय वर्ष मतलब फाइनेंशियल फिजिकल वर्ष आरंभ होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वह हमारा ऑप्शन नंबर बी आषाढ़ से मतलब कि जुलाई से राजकोषीय वर्ष मौर्यों का प्रारंभ होता है। प्रश्न नंबर हमारा 67 है, निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है 1 3 4 5 मतलब कि चोल का, पांडे का और सत्यपुत्र का और साथ ही साथ में केरल पुत्र का उल्लेख किया गया था। प्रश्न नंबर 68 है हमारा, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा अशोक के बारे में जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत शिलालेख है। प्रश्न नंबर 69 है, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मणी लिपि अशोक के काल में दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी। प्रश्न नंबर 70 है हमारा, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, निम्नलिखित में यह कहाँ पाया गया है? तो दोस्तों अशोक का जो एक अभिलेख था वो हमारा अफगानिस्तान में भी पाया गया था जो कि ग्रीक और अरमाइक लिपि में था। प्रश्न नंबर हमारा 71 है, इसमें यह पूछा गया है कि अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश अशोक स्तंभ जिसमें पांडुरंजित बालाकुम के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए हैं उसे साधारणतः कहाँ की खदानों में से निकाला गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मिर्ज़ापुर के समीप चुनार से निकाला गया है। प्रश्न नंबर हमारा 72 है, भारतीय लेखकों की कला लिखने की कला नहीं जानते यह किसने कहा था? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मेगास्थनीज ने यह कहा था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 73 है, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंड्रियोकोट्स प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार ने यह आग्रह किया था। प्रश्न नंबर 74 है, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सा महत्वपूर्ण स्रोत है? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 13वां शिलालेख अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई जानकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रश्न नंबर हमारा 75 है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा जो बिल्कुल सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर ए उज्जैन प्रांत का गवर्नर था हमारा अशोक जब बिंदुसार की मृत्यु हुई थी। और महज 13 साल और 3 महीने का था अशोक जब बिंदुसार की मृत्यु हुई थी और अशोक 13 वर्ष 4 महीने में गद्दी में बैठा था। कालानौर पंजाब में अशोक का राज्याभिषेक किया गया था। प्रश्न नंबर 76 है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? ऑप्शन नंबर ए पृथक में अशोक ने घोषणा की सारी प्रजा मेरी संतान है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर हमारा
ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि पृथक कलिंग शिलालेख में यह अशोक ने कहा कि सारी प्रजा मेरी संतान है। प्रश्न नंबर 77 है, कौन सी घोषणा युद्ध और अहिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा जो बिल्कुल सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर डी, कलिंग का पृथक शिलालेख अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है। प्रश्न नंबर 78 है, किस शिलालेख में अशोक ने यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरी महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क करें या फिर कर सकते हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर डी, छठवें शिलालेख में अशोक ने यह सब बातें कही हैं। प्रश्न नंबर हमारा 79 है, निम्नलिखित में से अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर ए कि प्रादेशिक, रज्जुक और युक्तक ये अवरोही क्रम है मौर्य प्रशासन में अधिकारियों का। प्रश्न नंबर 80 है हमारा, विशिष्ट है। दोस्तों इस प्रश्न का जो भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी, बेगारी को हम लोग विशिष्ट भी उस समय कहा जाता था। प्रश्न नंबर 81 है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा, राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। प्रश्न नंबर हमारा 82 है, निम्नलिखित में मौर्य साम्राज्य का सबसे अच्छा नमूना क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह हमारा कि स्तंभ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना स्तंभों को कहा जाता है, क्योंकि अशोक ने 84,000 स्तंभों का निर्माण करवाया था, जिसको पुष्यमित्र शुंग वंश के संस्थापक ने तोड़वा दिया था। क्वेश्चन नंबर 83 है, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल से सही उत्तर हो जाएगा वह हमारा ऑप्शन नंबर ए, महामस्थान बांग्लादेश और सोगरा उत्तर प्रदेश से यह मिलता है। प्रश्न नंबर हमारा 84 है, इसमें पूछा गया कि अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी, ए और बी, मतलब कि महेंद्र को और संघमित्रा जो कि इसके पुत्र और पुत्री थी, इन दोनों को भेजा था। प्रश्न नंबर हमारा 85 है, अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त वृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन नंबर ए खरोष्टी, ऑप्शन नंबर बी संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी तमिल या फिर ऑप्शन नंबर डी यूनानी? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान और शहबाजगढ़ी पाकिस्तान के शिलालेखों में लिपि का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर हमारा 86 है, कहाँ से अशोक के द्विभाषीय ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा शार-ए-कुना कांधार, मतलब कि जो कि अफगानिस्तान की राजधानी है हमारी, अफगानिस्तान की राजधानी तो काबुल है, लेकिन ये जो कांधार है ये अफगानिस्तान में स्थित है। तो दोस्तों अफगानिस्तान से ग्रीक और अरमाइक लिपि के अभिलेख प्राप्त हुए हैं अशोक के। प्रश्न नंबर 87 है हमारा, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए है 11, ऑप्शन नंबर हमारा बी है इसमें 12, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा इसमें 14 या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी है 15। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ये हमारे 15 अधिकरणों में विभाजित है। प्रश्न नंबर 88 है, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे? दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए, राजा, क्षेत्र, प्रशासन और कोश, ये हमारे सप्तांगों में शामिल थे। प्रश्न नंबर 89 है, अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मिस्र का शासक था अशोक का समकालीन तुर्मै। क्वेश्चन नंबर हमारा 90 है, किसके शासनकाल में डायमेकस या डीमेकस भारत आया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार के शासनकाल में डायमेकस या डीमेकस भारत आया था। प्रश्न नंबर 91 है, निम्नलिखित अभिलेखों में किस में अशोक का नामोल्लेख है? तो दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 91 का बिल्कुल सही उत्तर होगा गुर्जरा में अभिलेख में अशोक का नामोल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 92 है, इसमें यह पूछा गया है कि किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण मिलता है?
तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी, महावंश में बौद्ध मूल जो हमारे ये ग्रंथ है इसमें मौर्य सम्राट अशोक का विवरण मिलता है। और दोस्तों आज की वीडियो का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 93 कि निम्नलिखित में से किस उभरदार मूर्ति शिल्प मतलब कि रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूपी चित्र के साथ राण्यो अशोक मतलब कि राजा अशोक उल्लिखित है। ऑप्शन नंबर ए कंगनहल्ली, ऑप्शन नंबर बी सांची, ऑप्शन नंबर सी साहिबाजगढ़ी या फिर ऑप्शन नंबर डी सोहगारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कंगनहल्ली उभरदार मूर्ति शिल्प मतलब कि रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रारूप रूप चित्र मतलब कि राण्यो अभिषेक या फिर राजा अशोक यह उल्लिखित है कंगनहल्ली शिलालेख में। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे मौर्य वंश के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बेहद ही महत्वपूर्ण है और ये पूछे भी जा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो देखने के बाद क्लास को लाइक शेयर भी कर दिया करिए। दोस्तों आपके लिए ये सब PDF बनाने में और एक्सप्लेन करने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करिए। दोस्तों वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखा करिए। चलिए दोस्तों फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल। चलिए दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक शेयर और अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप सभी दोस्तों को थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।